हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो अपन ने वेक्टर की प्रीवियस वाले लेक्चर में देख लिया था, ट्रायंगल ऑफ एडिशन देख लिया था, यानी कि वेक्टर को जोड़ने का तरीका देखा था। उसमें अपन ने दो लॉ पढ़े थे, एक तो ट्रायंगल लॉ पढ़ा था और साथ ही साथ अपन ने पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ लिया था। साथ ही साथ अपन ने ये भी देख लिया था कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड एक मैं प्रॉब्लम लेना चाहता हूँ। अपन ने प्रीवियस वाले लेक्चर में प्रॉब्लम्स देखे थे और ये लास्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैं आपको दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। समझ में आ रहा भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। आपको निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण ज्ञात करना है जी। तो कैसे करेंगे, अपन जानते हैं कि सर ये क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर है, और एडिशन ऑफ टू वेक्टर में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला अपन ने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था, जो ये क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य का कोण होता है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए क्या करना है अपने को, मैग्नीट्यूड लेना है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कोस थीटा आ जाएगा। थीटा इसे क्या रख देते हैं अपन, पाई माइनस थीटा रखते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तब आप क्या करते, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो आप लोग देख सकते हो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो ये इससे उठ गया, तो क्या जाएगा भाई, 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू, भाई इधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। आप लोग पता है कि कोस थीटा 0 कहाँ पे होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। इट मीन्स जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है जी, अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो आप लोग देखना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं कि जो वेक्टर जो होता है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर जो होता है, आप लोग लिख लेना क्या, वेक्टर फॉलोज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लो, यानी कि जो वेक्टर होता है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लो को फॉलो करता है। तो अपन देख लेते हैं कैसे फॉलो करता है। तो पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से कम्यूटेटिव लो की। मैं किसकी बात कर रहा हूं, कम्यूटेटिव लो, हिंदी में बोले तो कर्म विनिमय, ठीक है ना, कर्म विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है जी। तो कम्यूटेटिव लो को देखना जरा, मैंने क्या किया भाई, एक वेक्टर लिया है ए वेक्टर, सुनना जरा, एक वेक्टर क्या लिया, ए वेक्टर ले लिया, और दूसरा वेक्टर क्या लिया है, बी वेक्टर ले लिया, ठीक है जी। तो आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि ये जो वेक्टर होगा, ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, इतना अपन बोल सकते हैं भाई, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक है जी। अब देखना ये क्या है, बी वेक्टर है, तो मैं क्या कर दे रहा हूं भाई, ये बी वेक्टर है तो मैं यहां पे कर दे रहा हूं, ये बी वेक्टर कर दे रहा हूं, और ये ए वेक्टर है तो इधर भी क्या कर दे रहा हूं, ए वेक्टर कर दे रहा हूं, इसके पैरेलल। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये होगा, रिजल्टेंट ये होगा, आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा इस वाले केस के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, दिस, यानी कि अपन इसको क्या ले सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी ले सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैंने लिखा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर जो क्या रिजल्टेंट है। इसी तरीके से मैं क्या ले सकता हूं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या ले सकता हूं, आप लोग देख सकते हो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या ले सकता हूँ, ये वाला वेक्टर ले सकता हूँ, और जो क्या रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आप लोग बोल सकते हो
कि सर इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, तो आप लोग बोल सकते हो कि R1 रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, R2 रिजल्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये तो सेम है रिजल्टेंट तो दोनों का ही। तो आप लोग देख सकते हो क्या लिखूंगा, R1 तो क्या है B वेक्टर प्लस A वेक्टर है, और R2 क्या है A वेक्टर प्लस B वेक्टर है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग लिख सकते हो कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। इट मीन्स ये ऑर्डर पर डिपेंड नहीं कर रहा। भाई ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। भाई ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। समझ में आ रहा है? अपन ने देख लिया कि कैसे होगा ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन कैसे करेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ का पालन कैसे करेगा भाई, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर, जो क्या होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा। इसी तरीके से मैं इसमें बोल सकता हूं कि B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्या होगा, वो भी क्या होगा, ये वाला वेक्टर ही होगा। समझ में आ रहा है? जो कि क्या होगा B वेक्टर प्लस A वेक्टर हो जाएगा। यानी कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर क्या है, दोनों सेम ही है। तो लिख दिया अपन ने। इससे क्या गया कि भाई वेक्टर क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, यानी कि ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता कि आप A वेक्टर प्लस B वेक्टर करो या फिर B वेक्टर प्लस A वेक्टर करो, बात बराबर है। समझ में आता है? अभी आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट देख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में। तो एसोसिएटिव लॉ के बारे में यदि अपन देखें तो देखना जरा कि एसोसिएटिव लॉ किस प्रकार से। तो एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो क्या होगा भाई, सुनना जरा। मैंने क्या किया, एक वेक्टर ए ले लिया, दूसरा B है, तीसरा क्या लिया, C ले लिया। इसी तरीके से मैंने ले लिया। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि सर ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर जो है इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा, जो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अब क्या कर रहा हूं मैं, रिजल्टेंट वेक्टर प्लस C वेक्टर। भाई रिजल्टेंट वेक्टर प्लस C वेक्टर किससे, ट्रायंगल लॉ से। अपन बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर प्लस C वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है? जो कि क्या हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा भाई, आप लोग बोल सकते हो कि क्या हो जाएगा, ये भाई रिजल्टेंट वेक्टर प्लस C वेक्टर आएगा। और जो कि अपन क्या लिख सकते हैं इसको, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और फिर ऐसे लिख सकते हैं। यानी क्या किया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, यानी कि A वेक्टर और B वेक्टर का क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट निकाल लिया, और फिर उसमें क्या कर दिया, C वेक्टर जोड़ दिया। ठीक है जी, ये अपन ने देखा। अब आप लोग देखना जरा, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कैसे, ये तो A वेक्टर था, ये B वेक्टर था, और ये क्या है, C वेक्टर। तो देखना जरा यहां पर कि मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा भाई, रिजल्टेंट होगा किसका, B वेक्टर और C वेक्टर का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, B वेक्टर प्लस C वेक्टर लिख सकता हूं भाई, B वेक्टर प्लस C वेक्टर लिख सकता हूं। तो क्या कर रहा हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया। अब क्या कर रहे हैं, A वेक्टर को इसमें जोड़ देंगे। भाई ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, ये वाला वेक्टर जो आएगा, समझ में आ रहा है, ये वाला जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर लिख सकता हूं मैं। समझ में आ रहा है? और आप लोग चाहो तो इसमें भी समझ सकते हो इसको कैसे, भाई एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है कि ये कर लो, और ये क्या आएगा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर आएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या आ गया, B वेक्टर प्लस C वेक्टर आ गया। अब क्या कर रहे हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला वेक्टर ही आ जाएगा। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि चाहे भाई ये वाला जो वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट आ गया, मान लो क्या है R डैश। ठीक है जी। अब मैं बोल सकता हूं जो दूसरा जो रिजल्टेंट आ रहा है, कैसे, पहला जो रिजल्टेंट आया उसमें अपन ने क्या किया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकाला, यानी कि A वेक्टर और B वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला, उसमें अपन ने C वेक्टर को जोड़ दिया, तो वही आ गया। और वो क्या आ रहा है, ये वाला वेक्टर आ रहा है। फिर अपन ने क्या किया, दूसरा केस कि भाई B वेक्टर और C वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लिया। ठीक है जी, जो ये क्या आएगा, ये आएगा। और फिर क्या कर रहा हूं, A वेक्टर को A वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर क्या आ रहा है, वो भी R डैश वाला वेक्टर ही आ रहा है। ठीक है जी, मैं मान लेता हूं ये R डबल डैश, जो क्या लिखूंगा मैं, जो कि मैं क्या लिखूंगा, अपन लिख देंगे क्या, A वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो आप लोग बोल सकते सर R डैश क्या होगा, R डबल डैश के बराबर होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, सेम है। भाई करने का तरीका क्या था, अलग था बस।
लेकिन उन दोनों से आ क्या रहा है, वेक्टर सेम आ रहा है, जो कि क्या है, ये वाला वेक्टर है। समझ में आ रहा है भाई? इस वाले केस में क्या था, वेक्टर सेम आ रहा था, ये वाला वेक्टर था, करने का तरीका अलग था। ठीक है जी, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि आप पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लीजिए, उसमें सी वेक्टर जोड़ दीजिए। बात बराबर है कि पहले आप बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाले और उसमें क्या जोड़ दे, ए वेक्टर जोड़ दे। ठीक है जी, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, और इसको क्या बोलते हैं भाई, एसोसिएटिव लो। इसको क्या बोलते हैं भाई, एसोसिएटिव लो। तो अपन ने देखा कि जो वेक्टर जो होता है वो किस प्रकार से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लो को फॉलो करता है। समझ में आता है भाई? यानी कि क्रम विनिमय और सहचार्य गुणधर्म को पालन कैसा करता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम और सहचार्य नियम का किस तरीके से पालन करता है, ये आपको इससे, इस वाले से और इस वाले से आइडिया लग गया होगा। ठीक है जी, तो अपन आप चाहो तो इस वाले को उतारना, सिर्फ ये तो मैं आपको समझाने के लिए था। ठीक है जी, तो अपन ने देखा वेक्टर किस तरीके से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लो को फॉलो करता है। ठीक है जी, और ये आपको याद भी होना चाहिए कि वेक्टर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लो को फॉलो करता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई, तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। भाई जो वेक्टर जो होता है उसके कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं, भाई वेक्टर के कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं ये अपन अब सीखने वाले हैं। तो अपन ने वेक्टर को ऐड करना सीख लिया, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, वेक्टर का अपन ने ये देख लिया कि वह कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लो को फॉलो करता है। ठीक है जी, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं कि वेक्टर को कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं। तो आप लोग लिखना कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे लेंगे, यानी कि घटक, यानी किसी सदिश के घटक किस प्रकार लिए जाते हैं वो अपन देखने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखना। नहीं, मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सर्कल के सेंटर से एक वेक्टर पास कर रहा है इस तरीके से, और मैंने इसको नामांकन कर दिया भाई ए बी। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखना जरा यहां पर, इस प्रकार मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर ड्रॉ कर दे रहा हूं, इसको मान लिया, इसको पॉइंट दे दिया मैं E1। ठीक है जी, और इनके बीच में एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? आप लोग वैसे बोल सकते हो सर ये एंगल क्या होगा, अगर ये सेंटर से पास कर रहा है, ये वाला वेक्टर का सेंटर से पास कर रहा है, तो इनके दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जो कि आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा। ठीक है जी, ऐसे अपन बोल सकते हैं कि और भी अपन ले सकते हैं इस तरीके से, और अपन इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको मैंने नाम दे दिया E2। भाई ने भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और साथ ही अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको भी इस प्रकार जोड़ सकते हैं, इसको नाम दे दिया क्या भाई, E3। तो आप लोग देखना है यहां पर कि मैं क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, E1 वेक्टर प्लस E1 बी वेक्टर प्लस E1 बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, AB वेक्टर, इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, AB वेक्टर लिख दूंगा। साथ ही साथ में बोल सकता हूं E2 वेक्टर प्लस E2 बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा भाई, E2 वेक्टर प्लस E2 बी वेक्टर इज इक्वल टू ले सकता हूं, AB वेक्टर ले सकता हूं। और आप लोग बताया कि अगर सेंटर से पास कर रहा है ये वाला वेक्टर AB वेक्टर, तो ये क्या होगा, इनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? और आप क्या ले सकते हो फाइनली, E3 वेक्टर प्लस E3 बी वेक्टर इज इक्वल टू ले सकता हूं, AB वेक्टर ले सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखना कि ये E1 वेक्टर और E1 बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यानी कि मैंने क्या किया है, AB वेक्टर को दो ऐसे वेक्टर को जोड़कर लिखा है जिनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है जी, और ऐसे वेक्टर ही, यानी कि ये जो वेक्टर है ये क्या कहलाएंगे, AB के कंपोनेंट कहलाएंगे। समझ में आ रहा है भाई? AB वेक्टर को मैं किस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, दो पार्ट में तोड़ दिया भाई। AB वेक्टर क्या लिख दिया मैं, E1 वेक्टर प्लस E1 बी वेक्टर, और E1 वेक्टर और E1 बी वेक्टर जो है इनके बीच का एंगल क्या है भाई, 90 डिग्री है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं इसको कैसे कैसे लिख पा रहा हूं, इसको मैं बहुत सारे तरीकों से लिख पा रहा हूं, ऐसे भी लिख पा रहा हूं, ऐसे भी लिख पा रहा हूं, ऐसे भी लिख पा रहा हूं। समझ में आ रहा है? यानी किसी एक वेक्टर को
किसी एक वेक्टर को, आप लोग एक पॉइंट लिख लेना, किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में, उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के कितने तरीके हैं, लिखने के कितने तरीके होंगे, इनफाइनाइट वे होंगे। समझ में आ रहा है? भाई किसी एक वेक्टर को उसके वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, इनफाइनाइट वेज होते हैं। ये आप लोग पॉइंट लिख लेना। आप लोग ऐसे समझ में आ रहा है? आप लोग चाहो तो और भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप लोग पॉइंट लिखना कि क्या पहला पॉइंट, वो तो आप लोग लिख, जो मैंने बोला वो तो नोट कर ही लेना। आप साथ ही साथ ये भी लिख लेना कि ए इवन वेक्टर क्या है भाई, ए इवन वेक्टर एंड इवन बी वेक्टर आर कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है जी। फिर आप क्या लिख सकते हो, इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि ए ई टू वेक्टर प्लस एंड ई टू बी वेक्टर आर कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर। सिमिलरली आप ए बी लिख सकते हो क्या, ए ई थ्री वेक्टर प्लस एंड ई थ्री बी वेक्टर आर कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है जी। इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं, इसी तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, अभी मैंने पॉइंट बोला आप लोगों को क्या, कि किसी भी वेक्टर को ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू इट्स कंपोनेंट इन इनफाइनाइट वेज। अपने को यह समझ में आ रहा है कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, इनफाइनाइट तरीकों से लिखा जा सकता है। लेकिन कंपोनेंट कितने हैं, दो कंपोनेंट है। समझ में आ रहा भाई, कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों से बोलूं क्या कि भाई यदि ये कंपोनेंट जो है ए इवन वेक्टर था, इवन बी वेक्टर था, ए ई टू वेक्टर था, ई टू बी वेक्टर था। ठीक है जी। अब मैं क्या कर दे रहा हूं, एक वेक्टर की मैं बात करूं, ए बी वेक्टर की। ठीक है जी। उसका एक कंपोनेंट, ये जो ए बी वेक्टर है, यदि मैं आप लोगों से बोलूं इफ वन कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर, इफ वन कंपोनेंट, अगर आप लोगों से बोलूं कि इफ वन कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो अपन उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको अपन क्या बोल देंगे, एक्स कंपोनेंट बोलेंगे। उसको क्या बोल देंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं, इफ अनदर कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर is along y axis, then it is known as y component of ए बी वेक्टर। समझ में आ रहा है भाई? यानी कि ये तो क्या जनरल फॉर्म था वेक्टर को, यानी कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। भाई अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। अपन कितने तरीकों से लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तरीकों से लिख सकते हैं। यदि मैं बोलूं कि ए बी वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कर दिया गया है, ठीक है जी, तो क्या कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। और यदि दूसरा जो कंपोनेंट किसकी तरफ कर दिया गया है, वाई एक्सिस की तरफ कर दिया गया है, तो क्या कहलाएगा, वाई कंपोनेंट कहलाएगा। किसका, ए बी वेक्टर का। ठीक है जी। तो आपको वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ठीक है। अभी अपन देखेंगे और भी कंपोनेंट के बारे में, अपन और भी आइडियाज लेंगे। इससे पहले अपन को एक यूनिट वेक्टर पढ़ना जरूरी है। ठीक है जी। मैं अपन कंपोनेंट के बारे में और भी पढ़ेंगे। एक बेसिक सी चर्चा ही थी, और ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी भी है कि कंपोनेंट को कितने तरीकों से लिख सकते हैं भाई, इनफाइनाइट वेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी। आप लोग आगे नेक्स्ट हेडिंग डालना क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग डालना यूनिट वेक्टर। तो यदि मैं आप लोगों से यूनिट वेक्टर की बात करूं तो सुनना जरा, यूनिट वेक्टर क्या होता है। भाई यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो जिसका काम क्या होता है, डायरेक्शन बताने का काम होता है। भाई यूनिट वेक्टर हेडिंग डालना, यूनिट
वेक्टर हेडिंग डालना। और यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली। ठीक है जी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। और इसका काम क्या होता है? डायरेक्शन बताने का काम होता है। भाई किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने का काम किसका होता है? यूनिट वेक्टर का काम होता है। ठीक है जी, समझ में आता है? देखना है यहाँ पर। और आप लोगों से पूछा जाए भाई यूनिट वेक्टर जो होता है, मान लो कि ए क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। भाई ए क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका होता है। क्या होता है अलग तरीका? कि भाई किसी भी वेक्टर के ऊपर यदि अपन टोपी पहना दे, टोपी मतलब इस तरीके से कैप लगा दे, भाई इस तरीके से यदि अपन कैप लगा दे तो उसका मतलब क्या है? कि वह एक यूनिट वेक्टर है। यानी कि ये ए वेक्टर क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। यदि अपन ने उसके ऊपर कैप पहना दिया है उस वेक्टर को, तो क्या होगा? वो एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है जी। तो यूनिट वेक्टर एक्चुअली में क्या होता है? यूनिट वेक्टर आप लोगों को याद रखना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है। भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आ रहा है भाई? यानी कि अगर हम बात करें कोई भी वेक्टर है, अगर उस वेक्टर का अपने क्या निकालना है? कैप निकालना है। उस वेक्टर का क्या निकालना है? कैप निकालना है। तो आप लोग क्या लिखोगे? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। भाई जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिख दोगे। समझ में आ रहा है? तो किसी भी वेक्टर का यदि आपको कैप निकालना है तो आप लोग क्या लिख दोगे? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। यानी कि आपको यदि वेक्टर निकालना है, यदि आपको कोई वेक्टर निकालना है तो वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आप कोई भी वेक्टर यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है अगर आपको निकालनी है तो उसके आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, यानी कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। भाई क्या करता है? मैग्नीट्यूड बताने का काम करता है। भाई आपको क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे उधर। यदि आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। इट मींस कोई भी वेक्टर क्वांटिटी निकालनी है तो क्या पता होना चाहिए? उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और साथ ही साथ उसका कैप पता होना चाहिए। तो इंटू क्या लिखेंगे अपन? इंटू ए कैप लिख देंगे। समझ में आ रहा है भाई? यदि आपको कोई भी वेक्टर क्वांटिटी निकालनी है तो उस वेक्टर क्वांटिटी का क्या पता होना चाहिए? मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उसका कैप पता होना चाहिए। यदि आपको पता है तो क्या कर दोगे? मैग्नीट्यूड और उसके कैप को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या जाएगा? वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये क्या होता है भाई? यूनिट वेक्टर होता है। और भी अपन देखते हैं, देखना है यहाँ पर यूनिट वेक्टर के बारे में और भी चर्चाएं करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया? ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली और ये जेड एक्सिस ले ली। ये किस तरफ है भाई? इस तरफ है। ठीक है जी। तो मैंने बोला कि एक वेक्टर है जो एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो किस तरफ है? एक्स एक्सिस के लोंग है। या फिर एक वेक्टर किस तरफ है? एक्स एक्सिस के लोंग है। ठीक है जी। अगर आपको कोई भी वेक्टर यदि एक्स एक्सिस के अलोंग है, यदि आपको उसकी क्या निकालनी है? डायरेक्शन निकालनी है। समझ में आ रहा है? यदि आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो उसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका उसको क्या बोलेंगे अपन? उसकी डायरेक्शन किससे निकालते हैं? आई कैप। यानी कि अगर मैं किसी वेक्टर के आगे क्या लगा दे रहा हूं, मान लो एक्स यानी कि मैं 5 आई कैप लगा दे रहा हूं, तो समझ इसका मतलब क्या है? कि ये जो 5 वाला जो वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 जो है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है जी। ए वेक्टर क्या है? 5 आई कैप है। ठीक है जी। इसका लिखने का मतलब क्या है? कि एक ए जो ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किधर है? आई एक्स एक्सिस के अलोंग है। भाई आई कैप का मतलब क्या है? कि डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ए वेक्टर क्या है? 5 आई कैप है। तो यहां पे आई कैप क्या बता रहा है? कि ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है भाई? एक्स एक्सिस की तरफ है। और 5 क्या बता रहा है? कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 5 है। अपन ने देखा कि वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका कैप। तो आई कैप का मतलब क्या? ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है कि आई कैप का मतलब क्या है? वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। भाई वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है? अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है जी। आपको ये याद रखना है। यानी कि आई कैप रिप्रेजेंट करता है कि जो वेक्टर है वो किस तरफ है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी तरीके से जो जे कैप होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस के अलोंग है।
इसी तरीके से क्या क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो जो पार्टिकुलर जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है भाई, जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है जी, यानी कि मैं बोल सकता हूं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, आई कैप से। इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हो भाई एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर ही लिख लो, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, जे कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। इसी तरीके से यदि कोई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग है भाई, किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है, तो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, के कैप से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है जी, आप इस डायग्राम के बीच में मतलब उतारना, उसको थोड़ा साइड में उतारना। ठीक है जी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इट मींस आई कैप, डायरेक्ट यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, भाई किस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो आई कैप है, यदि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। भाई अगर इस तरफ आई कैप है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या होगी, माइनस आई कैप होगी। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जे कैप है तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ क्या होगी, माइनस जे कैप होगी। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ क्या है, के कैप है, तो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ क्या होगी, माइनस के कैप हो जाएगी। समझ में आ रहा है भाई, क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसी तरीके से एक्स एक्सिस, इसी तरीके से पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसी तरीके से पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है जी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप। इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, के कैप। ठीक है जी, तो आप लोग इसको उतार लेना, मैंने बोल भी दिया है और साथ ही साथ मैंने लिख भी दिया है। ठीक है जी, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि आई कैप, जे कैप और के कैप का मतलब क्या होता है। तो आई कैप का मतलब क्या होता है भाई, आई कैप मतलब कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। ऐसी तरीके से माइनस आई कैप में बोल रहा हूं, यानी कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। इसी तरीके से यदि मैं बोल रहा हूं कि के कैप अगर डायरेक्शन है मतलब वो वेक्टर किस तरफ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है। यदि माइनस के कैप डायरेक्शन है यानी कि वो वेक्टर किस तरफ है, वो वेक्टर किस तरफ है, माइनस जेड एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है जी, तो आपको समझ में आया होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि यूनिट वेक्टर का आपको निकालना है तो क्या लिखना है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, अगर आपने वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया है तो आप लोग क्या निकाल पाओगे, यूनिट वेक्टर निकाल पाओगे। आइए, मैंने आप लोगों से बात किया था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर और मैंने उसमें ये बताया था कि यदि एक वेक्टर है, यदि एक वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसको क्या बोलेंगे, उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बोलेंगे। और इसी तरीके से यदि एक यानी कि उसी का ही एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ है तब हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, उसका वाई कंपोनेंट है। ठीक है जी, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट करो कंपोनेंट की फॉर्म में, यानी कि रिप्रेजेंटेशन हेडिंग डालना नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है जी, तो अपन किस तरीके से करेंगे देखना जरा यहां पर। मैंने बोला कि क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है जी, अब आप लोगों से बोल रहा हूं कि एक वेक्टर लिया, ए वेक्टर, मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, मैं क्या, ए वेक्टर ले रहा हूं। ठीक है जी, और ये मैं बोल रहा हूं कि जो वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है भाई। ये जो वेक्टर है, ए वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पे है। ठीक है जी, तो आपको इस ए वेक्टर को इसके कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिख देना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनना। आप लोगों को पता है कि ये ए वेक्टर है, ठीक है जी, इसका अपने को
कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है कि जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं भाई, आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो इस वेक्टर का कंपोनेंट जो होंगे तो ये एक तो इधर होगा कंपोनेंट और एक किधर होगा भाई, इस तरफ होगा। भाई मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं आपस में कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ होगा, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ होगा। इतना समझ में अपने को आता है। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं इधर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं, ठीक है जी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, ए हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आप छोटा ए वेक्टर ले लीजिए। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई, ए कोस थीटा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई, ए कोस थीटा हो जाएगा। ये मैं क्या लिखूंगा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखोगे भाई। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। इसकी मैग्नीट्यूड लेंथ क्या, लेंथ निकालनी है अपने को, और लेंथ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ होता है। तो अपन इस तरीके से लिख देंगे, नहीं बी क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा जाएगा। इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं भाई, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए कोस थीटा। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड लिया अपन ने, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और अपने को पता है ये क्या आ गया, ए कोस थीटा तो क्या है, मैग्नीट्यूड है। ए कोस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड है। और इस तरफ डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप होगी। इस तरफ डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप होगी। इसी तरीके से बोल सकते हो इस तरफ डायरेक्शन क्या होगी, जे कैप होगी। समझ में आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कैसे लिखेंगे भाई, अपने को कोई भी वेक्टर लिखना होता है तो क्या करते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या, उस वेक्टर की इनटू यूनिट वेक्टर कर देते हैं भाई। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, वो वेक्टर आ जाएगा। और इसी तरीके से अपने को एक्स कंपोनेंट निकालना है वेक्टर का, तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए कोस थीटा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए कोस थीटा, ठीक है जी, इनटू डायरेक्शन वो क्या है, आई कैप। ये आ जाएगी भाई। इट मींस क्या लिख सकता हूं, ए कोस थीटा आई कैप। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि जो ए वेक्टर जो है उसका y कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है जी। तो y कंपोनेंट की बात करें तो आप लोग देखते हैं जरा क्या होगा y कंपोनेंट। आप बोल सकते हो कि सर y कंपोनेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a sin थीटा होगा। भाई अपन क्या करेंगे, इसी तरीके से इस तरफ भी क्या डाल लेंगे, परपेंडिकुलर डाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a sin थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, a sin थीटा हो गया, ये तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। और इस तरफ डायरेक्शन क्या है, j कैप। समझ में आ रहा है। तो ये जो a वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, y एक्सिस के लोग a sin थीटा है और डायरेक्शन क्या है, j कैप है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का y कंपोनेंट क्या होगा, वो क्या होगा भाई, a sin थीटा, यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसके अलोंग उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है, इनटू यूनिट वेक्टर। मैं अपन क्या लिखते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका कैप। तो अपन ने देखा कैप तो कैसे निकालेंगे भाई, एक्स एक्सिस के लोग डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप होती है, इस तरफ क्या होती है, जे कैप होती है। तो क्या लिख दूंगा मैं, ए साइन थीटा जे कैप। समझ में आ रहा है। तो मैं वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, किससे, पैरेललोग्राम लो से। भाई ये ए वेक्टर क्या लिखूंगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। समझ में आ रहा है। तो ये वाला वेक्टर क्या आ गया अपने पास, ए कोस थीटा। भाई ये वाला तो क्या आ गया, ए कोस थीटा आई कैप आ गया। तो ए कोस थीटा आई कैप प्लस, और वाई एक्सिस के लोग वेक्टर क्या आ गया, ए साइन थीटा जे कैप आ गया, ए साइन थीटा जे कैप आ गया। समझ में आ रहा है। तो ए वेक्टर क्या आ गया भाई, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप आ गया। यानी कि अपन ने क्या किया, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पे क्या है, ये तो क्या है भाई, एक्स कंपोनेंट है, और ये क्या है, वाई कंपोनेंट है। और ये क्या है, वाई कंपोनेंट है। तो आपको ये याद रखना है, यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, आप क्या बोल सकते हो, यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो
इधर क्या होगा, एक्स एक्सिस की तरफ जो क्या होगा, कोस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, और वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, यदि वह एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो। ठीक है जी, तो कोस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा किस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, और साइन थीटा वाला कंपोनेंट किधर हो जाएगा भाई, वाई एक्सिस की तरफ। और उसको लिख कैसे देंगे, ए कोस थीटा आई का वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, अपन किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इसको, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, समझ में आ रहा है भाई। तो अपन ने देख लिया एक वेक्टर को कैसे उसकी यानी कि कंपोनेंट की फॉर्म में, यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, आप लोग चाहते हैं पहले ये भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन एक्स कंपोनेंट, एक्स एंड वाई कंपोनेंट। ठीक है जी भाई, किसी वेक्टर को उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो अपन ने देखा है, आपको याद होना चाहिए। जहां पे क्या हो रहा है, वो वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था, तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था, तो एक्स एक्सिस की तरफ क्या आया था, एक्स वाला कंपोनेंट आएगा, यानी कि कोस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, और वाई एक्सिस की तरफ क्या आएगा भाई, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा। यानी जिस तरफ एंगल, जिससे वो एंगल बना रहा है, जिससे वह एंगल बना रहा है, वो तो क्या आएगा, कोस वाला कंपोनेंट आएगा, और उससे 90 डिग्री पे क्या जाएगा, साइन वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोग लिख सकते हो ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों से कुछ साथ प्रॉब्लम्स की बात करता हूं, तो अपन प्रॉब्लम्स करेंगे तो इनसे रिलेटेड अपने को और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखना भाई, पहला प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है। पहला प्रॉब्लम मैंने आप लोगों से लिया है, सुनना जरा। एक वेक्टर लिया है, मैंने आप लोगों को बोला कि एक वेक्टर ए है जो है आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है जी, एक वेक्टर ए लिया है जो क्या है, आई कैप प्लस जे कैप है। ठीक है जी, मैंने बोला है कि जो बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर इज पैरेलल, बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर and magnitude of b vector is 5, of b vector is 5, then find b vector, then find b vector in vector form, in vector form। यानी कि बी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट आप लोगों को कर देना है। आपको क्या बोला गया कि जो बी वेक्टर है वो वह ए वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, और बी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना, 5, और आपको बताना है बी वेक्टर को उसके वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर यदि बी वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल है, इफ बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, यानी कि अगर बी वेक्टर ए वेक्टर से पैरेलल है तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि सर बी वेक्टर और ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या है कि उन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। यानी कि अगर दो वेक्टर, आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट नोट भी कर लेना अगर आप नोट करना चाहो तो, क्या कि यदि दो वेक्टर क्या है, पैरेलल है, यदि कोई दो वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा भाई, सेम हो जाएगा। समझ में आता है, क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल है तो मतलब क्या है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, और डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। इट मींस उनका यूनिट वेक्टर भी सेम होगा। ठीक है जी, तो मैं बोल सकता हूं बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर ऑफ ए एंड बी इज सेम। यानी कि जो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। इट मींस आप बोल सकते हो कि यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, और वो क्या होगा, आई कैप। अपन कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। समझ में आ रहा है भाई, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वेक्टर क्या है यहां पर, आई कैप प्लस जे कैप है, और मैग्नीट्यूड क्या है उसका, √2 हो जाएगा। भाई इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे भाई, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, √2 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। ठीक है जी,
तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस अपॉन रूट 2 आ गया, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 आ गया। अब अपन बी वेक्टर अपन को निकालना है, तो बी वेक्टर निकालने क्या करेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ये अपन ने पढ़ा है। तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या है 5 इंटू इसका यूनिट वेक्टर क्या आ गया, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 आ गया। तो आंसर क्या जाएगा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप अपॉन रूट 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए, यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए भाई, ठीक है जी। आप लोग को यूनिट वेक्टर अगर ये समझ में नहीं आया, अगर ये वाला ये समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे निकाल दिया, ठीक है जी, तो मैं आप लोगों को पहले यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ साथ प्रॉब्लम्स कराता हूं और फिर आप लोग उसके बाद ये लिख तो ले और फिर उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम करें, ठीक है जी। तो मैं आपको अभी पहले यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ साथ प्रॉब्लम्स कराता हूं, उसके बाद फिर आप इस वाले प्रॉब्लम को देखना। अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया ये कैसे आ गया, आप लोगों को भली बात ही समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो जरा देखना आगे। अब मैंने क्या किया है, मैं आपको कुछ साथ वेक्टर दूंगा, आपको क्या निकालने होंगे, उनके यूनिट वेक्टर निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे भाई, उनके आपको यूनिट वेक्टर निकालने होंगे, ठीक है जी। तो जरा देखना कैसे। मान लीजिए पहला वेक्टर मैंने आपको दिया है, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर्स। भाई जो दिए गए जो वेक्टर्स हैं उनका क्या निकालना है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे भाई, पहला वेक्टर पहला मान लीजिए क्या है, आई कैप माइनस जे कैप है। दूसरा वेक्टर आपके पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है जी। तीसरा वेक्टर मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 आई कैप माइनस जे कैप है। और आप लोग ले सकते हैं, फोर्थ ले लीजिए आई कैप माइनस के कैप है। फिफ्थ ले लीजिए आई कैप माइनस सिर्फ आई कैप है, ठीक है जी। इस प्रकार है कुछ। तो आपको इन वेक्टर्स क्या निकालने हैं, यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं। तो आप लोग अपन ने देखा था कोई भी वेक्टर जो होता है उसका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर भाई वो वाला वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड अपन कर दिया करते थे, तो क्या जाया करता था अपने पास, यूनिट वेक्टर आ जाया करता था, ठीक है जी। आप लोग इसको और अच्छे से समझना, कैसे देखना है यहाँ पर। मान लीजिए मैंने क्या किया है, एक ए पॉइंट ले लिया, एक ए पॉइंट ले लिया, उसका मैंने लिख दिया x, y, z। उससे कोऑर्डिनेट लिख दी क्या, x, y, z, जहां पे क्या है, ये क्या है, z मान लीजिए भाई। ठीक है जी, इस फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई बताओ, जो ओरिजिन से इस वेक्टर को जोड़ेगा, ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से वेक्टर निकल रहा है और ए वेक्टर की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉइंट ए की तरफ जा रहा है। तो ये जो ओ ए वेक्टर जो होगा ये क्या है, ओरिजिन है भाई। ये जो ओ ए वेक्टर जो होता है क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, पोजीशन। भाई आप लोग ये समझ लोगे तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स करना आपके लिए आसानी हो जाएगा। और जो मैंने इससे वाला प्रॉब्लम कराया था उसमें आपको यूनिट वेक्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ओ ए वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। समझ में आता है। अपन बोल सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, एक्स। भाई डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स होगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, वाई होगी। होगी कि नहीं होगी। और ये जो दूसरी जो है इधर क्या होगी, जेड होगी। समझ में आता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यदि ओ ए वेक्टर जो है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे, ओ ए वेक्टर को अपन क्या ले सकते हैं, ओ ए वेक्टर को अपन सर क्या ले सकते हैं, वेक्ट यानी कि x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट कर सकते हैं। ओ ए वेक्टर का x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट कर सकते हैं। आप लोग पहले इन दो के लिए समझ लो, फिर बाद में क्या करो, z जोड़ देना क्या, तो ठीक है जी। तो क्या कर देंगे, x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट कर देंगे, जैसे अपन ने अभी किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है जी। तो x कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, x कंपोनेंट निकालने क्या करेंगे, x कंपोनेंट ये मैग्नीट्यूड इनटू ये वाली डायरेक्शन। इसी तरीके से y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये वाला मैग्नीट्यूड इनटू ये वाली डायरेक्शन। इसी तरीके से z कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड क्या है, x y z है। तो क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर क्या आएगा, x कंपोनेंट क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप।
समझ में आ रहा है भाई? यानी कि ये क्या है, एक्स कंपोनेंट है, ये क्या है, वाई कंपोनेंट है, ये क्या है, जेड कंपोनेंट है। और एक्स कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, ओ ए वेक्टर का, उसका एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, भाई इसका मैग्नीट्यूड इनटू इस तरफ की डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इस तरफ की डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इस तरफ की डायरेक्शन, उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अपन क्या ले सकते हैं, ओ ए वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। अभी अपन एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसा अपन ने भी किया था। ठीक है जी, अपन ने भी सीखा था कि किस तरीके से किया करते हैं। अब आपको इस ओ ए वेक्टर को क्या निकालना है, अगर आपको इस ओ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, भाई क्या निकालना है, ओ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप लोग बोलोगे कि सर ओ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर अपन क्या लिख देंगे, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो क्या आएगा, ओ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप लोग देख सकते हो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे भाई, आप लोग जानते हो कि सर इसका जो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आप निकालोगे वो क्या कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो उसके लिए। समझ में आ रहा है भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। क्या लिखोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भाई इस तरीके से आप लोग लिखोगे। भाई इन दोनों के ये जो वेक्टर जो निकालना है, क्या लिखोगे, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालोगे भाई, ओ ए वेक्टर के, भाई जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे भाई, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। भाई घटा देंगे इसमें से। ठीक है जी, आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी आनी चाहिए, और वही क्या होगा, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है जी, तो ए वेक्टर क्या जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देंगे। ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। तो आप इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। यदि आपको कोई वेक्टर दे रखा है, यदि आपको कोई वेक्टर दे रखा है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाल दोगे, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब आप लोग इन प्रॉब्लम्स को, और जो मैंने इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम कराया था, यदि आपको उसमें दिक्कत आ रही है यूनिट वेक्टर निकालने में, तो शायद आपकी वो दिक्कत अब दूर हो जाएगी। अगर आपको वेक्टर पता है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, तो ये तो क्या लिखा, वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, और मैग्नीट्यूड कैसे निकाल देंगे भाई, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल देंगे। और दूरी वाला सूत्र आप लोगों को आता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं। तो क्या जाएगा, ओ ए का लेंथ आ जाएगा। ठीक है जी, अब आगे सुनना जरा। अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे, ये आप लोग उतार लेना और उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। अब आपको इसको यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये वाला वेक्टर लिख दोगे अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पर 1 है और इधर क्या है, -1 है। तो क्या लिखोगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा भाई, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2 आ जाएगा। या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आई कैप बाई √2 माइनस जे कैप बाई √2। इस फॉर्मेट में भी आप लोग लिख सकते हो। अब अपन इसकी बात करें तो कैसे करेंगे, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, आई कैप बाई √3, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3 जाएगा माइनस जे कैप बाई √3 प्लस के कैप बाई √3। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं 2i कैप माइनस जे कैप को भी लिख सकता हूं। कैसे भाई, देखो यहां पर भाई 2i कैप माइनस जे कैप को क्या लिखूंगा मैं, इसका यानी कि जो वेक्टर दे रखा है इसको लिख दूंगा अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कर दूंगा, तो क्या जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। भाई इस वाले वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाला वेक्टर लिख देंगे अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा भाई, 2i कैप माइनस जे कैप अपॉन √5 आ जाएगा। और इसकी बात करूं तो आपको पता है क्या हो जाएगा, वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो तो क्या जाएगा, आई कैप ही आ जाएगा।
तो ये क्या है, ये तो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही आपको नहीं है। ठीक है जी, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे 2i कैप दे रखा होता तो कैसे करते हैं, 2i कैप अपॉन 2 का स्क्वायर कर देते, तो भी क्या आता यूनिट वेक्टर आई कैप आ जाता। यहाँ पे इसको सोल्व करते तो क्या जाएगा, आई कैप आ जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है अब आप लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना भली भांति आ गया होगा। यदि आप लोगों को कोई वेक्टर दिया गया है तो आप लोग उसका यूनिट वेक्टर आसानी से निकाल सकोगे। तो आपको वो जो प्रीवियस वाला जो प्रॉब्लम था, अब उसमें यदि आपको यूनिट वेक्टर नहीं समझ में आया था तो आप लोग उस वाले प्रॉब्लम को देख लीजिए, आपको शायद अब वो समझ में आ जाएगा। उसी तरीके का मैं एक और प्रॉब्लम आप लोगों से ले रहा हूं, और आप लोग ये भी याद रखना, क्या याद रखोगे भाई, कि यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं, यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं, इट मींस क्या है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी भाई, सेम होगी। और यदि उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इट मींस क्या है, इट मींस क्या होगा, कि उन दोनों का यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, सेम होगा। यदि पैरेलल वेक्टर है तो उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा भाई, सेम होगा। ठीक है जी। उसी तरीके का मैं एक और प्रॉब्लम करा रहा हूं। क्या आपको दे रखा है कि जो ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप माइनस 2j कैप। ठीक है जी, यानी कि जो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है जी। और आपको दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, एंड इट इज एंड ए वेक्टर इज पैरेलल टू 4i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है जी। एंड ए वेक्टर इज पैरेलल टू 4i कैप माइनस 3j कैप। तो आप लोग कैसे करोगे, देन रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। भाई वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इट मींस उसको कंपोनेंट आई कैप जे कैप इन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। कैसे करोगे जरा देखना। तो अपन ने बोला कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, इस वाले वेक्टर के बराबर है। तो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। और इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है। कैसे निकालोगे, इसके आगे जो लिखा हुआ है और इसके आगे जो लिखा हुआ है उन दोनों का स्क्वायर करके रूट कर दोगे। अपन अभी यही किए थे, यूनिट वेक्टर जब निकाला था तब उसमें यही अपन ने किया था। क्या करेंगे भाई, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या जाएगा इससे क्या जाएगा, √5 आ जाएगा। यानी कि ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या जाएगा भाई, √5 आ जाएगा। अब अपन देख सकते हैं कि ए वेक्टर क्या है, पैरेलल है इसके। तो आप लोग बोल सकते हो कि ए वेक्टर यानी कि जो इसका ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस वाले वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है जी। तो इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आप लोग बोल सकते हो सर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। भाई ए वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। और इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अभी अपन ने प्रॉब्लम्स देखे कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का। ठीक है जी। तो अपन कैसे करेंगे भाई, 4i कैप माइनस 3j कैप अपन क्या जाएगा, √16 प्लस 9 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो क्या आएगा, 4i कैप अपॉन 5 माइनस 3j कैप अपॉन 5 आ जाएगा जी। क्या आ गया, अपन ने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, अपन ने ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया, तो अपन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते हो कि वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका कैप करना होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या था भाई, मैग्नीट्यूड अपन ने देखा √5 था, और उसका कैप क्या था भाई, उसका कैप क्या है 3i कैप, यानी कि 4i कैप माइनस 3j कैप अपॉन 5, ये आ गया। ठीक है जी। तो ए वेक्टर जो है वो क्या जाएगा, आप लोग ऊपर नीचे √5 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा, आप लोग देख सकते हो नीचे √5 बच जाएगा। तो क्या जाएगा आंसर, 4i
कैप माइनस 3j कैप अपॉन रूट 5। ये क्या जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। किस फॉर्म में लिख दिया अपन ने, इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया। आपको सिर्फ क्या आइडिया होना चाहिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि यदि दो वेक्टर पैरेलल है, यदि दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके यूनिट वेक्टर समान होंगे। ठीक है जी, ये आपको निकालना आना चाहिए। और आपको मैग्नीट्यूड तो निकालना आ गया होगा कि कोई वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है। तो अपन ने प्रॉब्लम्स देखे किससे रिलेटेड, अपन ने देखे प्रॉब्लम्स जो अपन ने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड अपन ने प्रॉब्लम्स देखे। एक दो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी, देखना है यहाँ पर कैसे करेंगे। तो आप लोग देखना जरा कि मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया है, ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है जी, और दूसरा वेक्टर मैंने लिया है, ऐसे लिख लीजिए 5 आई कैप और इधर 4 लिख लीजिए। और मैंने दूसरा वेक्टर लिया है बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इस फॉर्मेट में मैंने बी वेक्टर लिया है। मैं बोल रहा हूं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज सेम देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप लोग क्या लिखोगे भाई, तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरीके से लिखोगे तो क्या आएगा भाई, 25 प्लस 1 प्लस 16। तो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 17 कर देंगे भाई, 25 प्लस 17 जो कि कितना आएगा भाई, 7 और 5 12, 2 और 1 3 4 42 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 42 माइनस 2। तो एक्स कितना जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा कितना प्लस माइनस रूट 40। एक्स आ जाएगा प्लस माइनस रूट 40 आ जाएगा अगर आप इसको सोल्व कर लोगे तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस रूट 40। ठीक है जी, तो अपन इस प्रकार कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, फिर अपन आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। ठीक है जी, लास्ट प्रॉब्लम देखना जरा। मैंने आप लोगों को बोला कि एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है और वो क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग 153 डिग्री 135 लिख लीजिए भाई, क्या लिख लीजिए 135 डिग्री। ठीक है जी, 135 डिग्री लिख लीजिए। तो मैं बोल सकता हूं कि एक वेक्टर ए लिया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 है और वो है अलोंग 135 डिग्री विथ, ऐसे लीजिए एट 135 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। क्या करना है, ए वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। किस तरीके से करोगे, आप लोग पता है कि ए वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है भाई 5 है और वो किस एंगल पे है, एक्स एक्सिस से 135 डिग्री पे, एक्स एक्सिस से 135 डिग्री पे कुछ इस प्रकार है। और ये क्या है 5 यूनिट है मैग्नीट्यूड और एंगल कितना है भाई 135 डिग्री है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है जी, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बोल सकते हो कि सर आप इसको सीधा सीधा कर दीजिए। क्या आप लोग अपने को पता है कि कोई भी वेक्टर जब निकाला जाता है तो क्या कर देते हैं, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप कर देंगे। ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप कर देते हैं अपन। तो क्या जाएगा, ए की जगह तो 5 रख दीजिए, थीटा की जगह रख दीजिए 135 रख दीजिए और 5 साइन 135 रख दीजिए। आपको साइन 135 डिग्री का वैल्यू निकालना आना चाहिए इसके लिए।
तो क्या लिखोगे साइन 90 प्लस 45, और साइन 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा भाई, कोस 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस 45 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा भाई इसका, तो ये क्या जाएगा कोस 90 प्लस 45 क्या होगा, माइनस साइन 45 हो जाएगा। कोस 90 प्लस 45 क्या होगा, माइनस साइन 45। तो क्या आएगा माइनस 5/√2 आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा 5/√2 बन जाएगा भाई, 5/√2 जे कैप। इस प्रकार आप लोग कर सकते हो। ये तो एक मेथड हो गया कि आप सीधा सीधा क्या कर दो, इस तरीके से कर दो। और आप लोग थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करो तो आप लोग बोल सकते हैं 45 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। तो ये 45 है तो भी कितना होगा 45 होगा। और ये 5 क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है जी, ये वेक्टर हो गया। तो क्या लिखेंगे अपने इधर लिख देंगे 5 cos थीटा, इधर क्या लिखेंगे 5 cos 45 और इधर क्या लिख देंगे। मैं आप लोग देखो तो आप लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सर ये जो एंगल बना रहा है 5 वाला क्या बना रहा है, यहाँ से 45 डिग्री बना रहा है, ये 45 तो ये भी 45 होगा। तो मैं क्या लिखूंगा इधर एक कंपोनेंट होगा इसका, वो क्या होगा 5 cos 45 हो जाएगा, और एक कंपोनेंट इस प्रकार होगा वो क्या होगा 5 sin 45 हो जाएगा। और इस तरफ डायरेक्शन क्या होगी भाई जे कैप हो जाएगी, और इस तरफ डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस आई कैप हो जाएगी। अब आप लोग भली बाती वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप लोग सीधा सीधा ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। और आप लोग चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख लो, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो कि 5 cos 45 माइनस आई कैप प्लस 5 sin 45 जे कैप, इस तरह से लिख सकते हो। ए वेक्टर क्या जाएगा भाई 5/√2 आएगा वही आंसर भाई, आएगा क्या वही आंसर 5/√2 जे कैप, ठीक है जी। तो अपन ने क्या किया इधर एक्स एक्सिस से 135 बना रहा था, तो अपन ने देखा कि वाई एक्सिस कितना बनाएगा 45, और नेगेटिव एक्सिस से कितना बनाएगा 45 बनाएगा। तो अपन को उस फॉर्मेट में लिख लेंगे। अपने को पता है इधर प्लस आई कैप होता है तो इधर माइनस आई कैप होगा, और इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा 5 sin 45, इधर क्या हो जाएगा 5 cos 45, ठीक है जी। और वेक्टर फॉर्म कैसे लिख देंगे 5 cos 45 यानी कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, उसको क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दोनों को जोड़ देंगे, क्या पैरेललोग्राम लो यूज कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या जाएगा ये वाला वेक्टर क्या जाएगा वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अपन ने लिखा 5 cos 45 माइनस आई कैप प्लस 5 sin 45 जे कैप, ठीक है जी। और उसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में अपन ने देख लिया कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं। उससे पहले अपन ने देखा कि जो वेक्टर लॉ यानी कि वेक्टर जो होता है वो किसको फॉलो करता है, वेक्टर लॉ यानी कि वेक्टर किसको फॉलो करता है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। फिर अपन ने देखा वेक्टर के कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अपन ने क्या देखा यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का भी अपन ने थोड़ा बहुत आइडिया लिया है, और पोजीशन वेक्टर को अपन थोड़ा सा और डिटेल में आने वाली क्लासे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर आपको समझना बेहद ही जरूरी है। कंपोनेंट लेना आप लोगों को आना ही चाहिए, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट लेना आपको आना ही चाहिए। ये जगह जगह यूज होगा कंपोनेंट लेना, हर चैप्टर में यूज होगा। फिजिक्स के आगे जो अपन फर्दर चैप्टर पढ़ने वाले हैं उन सब में ये यूज होगा कि कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं। आपको कंपोनेंट लेना आना ही चाहिए, बेहद जरूरी है ये। तो आप इस लेक्चर को काफी सीरियस के साथ देखें, आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ठीक है जी। वेक्टर का यानी कि फर्दर जो चैप्टर पढ़ेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज का लेक्चर आपको अच्छे से आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है जी। थैंक यू।